राजस्थान अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज अपन बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखो, भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे पहले अपन बात ये समझते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 लाया क्यों गया था। अब देखो, इसमें यह है कि 1919 के अधिनियम की असफलता भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना और स्वशासन की मांग, संवैधानिक सुधारों की सिफारिश, गोलमेज सम्मेलन की चर्चाएं, राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव तथा ब्रिटिश शासन के अधिक व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता के कारण 1935 का अधिनियम लाया गया था। 1919 का जो शासन अधिनियम था वो उसमें बहुत सारे रीजन थे जो असफल हो गया था। इस वजह से फिर 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार को लेकर आना पड़ा। अब देखो, 1919 अधिनियम की असफलता के क्या कारण थे, क्या क्या चीज़ें उसमें असफल हुई। जो द्वैत शासन प्रणाली लेके आए थे वो सफल नहीं हुई। वास्तविक सत्ता गवर्नर और सचिव के पास ही रही, इसका भी भारतीय कड़ा विरोध करते थे और केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को सीमित अधिकार मिले। इसलिए अधिनियम में भारतीयों को स्वशासन की आशंकाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए ये सफल नहीं हुआ और 1935 का अधिनियम लाया गया। ठीक है साथियों, अब द्वैत शासन सफल नहीं हुआ, ये मैंने आपको अभी बता दिया। द्वैत शासन जटिल, अलोकप्रिय और अप्रभावी सिद्ध हुआ। जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर शासन का वास्तविक प्रभाव नहीं था। प्रशासन महंगा और उत्तरदायित्व बन रहा था और भारतीयों का विरोध और उत्तरदायी सरकार की मांग, भारतीय ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे और एक उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे। इसलिए 1935 का अधिनियम लाना पड़ा। साइमन आयोग की रिपोर्ट आई थी। साइमन आयोग की रिपोर्ट में देखो क्या है, इसमें यह है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट संवैधानिक सुधारों की सिफारिश 1927 में, साइमन आयोग की नियुक्ति की गई रिपोर्ट 1930 में, प्रांतीय स्वायत्ता, संघीय ढांचे और मताधिकारों विस्तार आदि की सफलता की सिफारिश की गई। भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे। नेहरू रिपोर्ट के में ये था कि भारतीयों की संवैधानिक मांगें थी, जो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इसमें डोमेनियस स्टेट, मौलिक अधिकारत, उत्तरदायी सरकारें आदि की मांग की गई थी। इसमें उत्तरदायी सरकारों की मांग की गई थी। ये थी नेहरू रिपोर्ट। अब है गोलमेज सम्मेलन, भारतीयों के भविष्य में शासन पर विचार। 1930, 1931, 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इनमें भारतीय नेताओं ने रियासतों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश सरकार के भारत के भविष्य के ढांचे के संबंध में इन्होंने चर्चाएं की। अब इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस और संगठन का दबाव, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा रहा था। जो ये कई आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए थे। गांधी जी आंदोलन इसीलिए करते थे ताकि ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के ऊपर दबाव पड़े। कांग्रेस सहित अन्य संगठनों को पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर, प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता, ब्रिटिश सरकार को अधिक व्यवस्थित और एकीकृत और स्थायी बनाना आवश्यकता, भारतीय जैसे विशाल देश में एक समान प्रशासनिक ढांचा और स्पर्श शक्तियों का विभाजन की जरूरत थी। इसलिए संवैधानिक सुधारों के नाम पर 1935 का अधिनियम लाया गया कि हम संवैधानिक सुधार करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखो, ब्रिटिश भारत ने 1935 में यह अधिनियम पारित किया था। यह अब तक का सबसे बड़ा विस्तारित अधिनियम था। उद्देश्य इसका यह था कि भाई अगर अधिनियम लेके आ जाएंगे तो भारतीयों में थोड़ा संतोष बना रहेगा और भारतीय को शासन में ऐड करने के लिए, भारतीयों को शासन में ऐड करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। और उसने फिर जो भारत की संघीय शासन की रूपरेखा प्रणाली प्रस्तुत की, प्रांतीय उन्होंने स्वायत्ता दी। उस समय देखो, पूछ लेते हैं कि कई बार एग्जाम में कि 1935 के अधिनियम, जब 1935 का अधिनियम आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, सम्राट कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे। देखो, ये स्टैनली बॉल्डविन थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और भारत के ये वायसराय लॉर्ड विलिंगडन थे। और भारत का शासन तो सीधा क्राउन के हाथ के ही अधीन था। और यह अधिनियम 1919 की अधिक तुलना में अधिक व्यापक था। इसमें भारत में संघीय ढांचा और प्रांतीय स्वायत्ता, आरक्षित विषयों की समाप्ति, मताधिकार का विस्तार, पब्लिक सर्विसेज कमीशन, लोक
संघ लोक सेवा आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि के प्रावधान थे। इनको आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। भारतीय ये जो संघीय ढांचा है, ये प्रांतीय स्वायत्ता है, ये संघ लोक सेवा आयोग क्या है, रिजर्व बैंक क्या है। रिजर्व बैंक की जो भारत की जो अपनी बैंक है रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इन सब के बारे में थोड़ा आगे मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। देखो अब देखो 1935 में एक सबसे बड़ा काम ये हुआ था कि इसमें एक शासन प्रणाली आई थी। पहले थी 1935 से पहले यहाँ पर थी प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली। अब प्रांतों की व्यवस्था ये थी कि सबसे पहले ऊपर थे अपने गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल क्या करता था, प्रांतों में कानून बनाता था। सभी प्रकार की शक्तियाँ थी इसके पास, इसके समांतर कोई नहीं था। ठीक है, यहाँ पे इसके समांतर कोई नहीं था। अब जैसे कि मद्रास प्रांत थी, तो मद्रास का एक तो ये गवर्नर और एक प्रांतीय मंत्री, जो मद्रास का प्रांतीय मंत्री था, ये मिलकर मद्रास के ऊपर कानून बना सकते थे। फिर है बंगाल का, ये गवर्नर मिलके और ये मंत्री मिलके बंगाल पर कानून बना सकते थे। और प्रांत का ये बॉम्बे है, ये गवर्नर और प्रांतीय मंत्री मिलकर बॉम्बे पे कानून बना सकते थे। अब ये इस पे जैसे ये प्रांतीय मंत्री है बॉम्बे का खाली बॉम्बे पे कानून बना सकता था, ना कि इस पे कानून बना सकता, ना इस पे, ना और ना ये इस पे बना सकता था, ना ये इस पे बना सकता, कोई किसी पे कानून नहीं बना सकता था। अब आगे इन्होंने क्या किया, 1935 का अधिनियम आया तो उन्होंने इस अधिनियम में ये शासन व्यवस्था खत्म कर दी। बोले कि जो प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली है उसको अपन केंद्र में लेके आएंगे। अब केंद्र की द्वैत शासन प्रणाली क्या थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो केंद्र में इन्होंने क्या किया, एक गवर्नर जनरल और फिर इधर भारतीय केंद्रीय मंत्री। अब इन्होंने यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री बैठा दिए। और जो अब इन्होंने क्या किया, 1935 में जो केंद्र में शासन प्रणाली थी, उन्होंने गवर्नर जनरल के बगल में बैठा दिया भारतीय केंद्रीय मंत्रियों को। अब इन केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव कौन करता था, ये गवर्नर जनरल ही इनका चुनाव करता था। और इनको दे दिया गया, कुछ इनको अधिकार दे दिए गए कि आप इन कानूनों पर आप सभी प्रांतों में कानून बना सकते हो। इन विषयों पर आप सभी जो ब्रिटिश के अंडर जितने भी क्षेत्र था उन सभी में कानून बना सकते थे। जो पहले जो व्यवस्था थी उसमें ये प्रणाली लागू नहीं थी। यहाँ पर केंद्र में कोई मंत्री नहीं था भारत का। अब ये यहाँ पर जो भारतीय मंत्री बैठे हैं, अब ये बॉम्बे पर भी कानून बना सकते थे, बंगाल पर भी कानून बना सकते थे और मद्रास पर भी कानून बना सकते थे, सब पे कानून बना सकते थे। अब ये देखो आगे देखो आप 1935 की दो द्वैत शासन प्रणाली थी, उसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से गवर्नर जनरल के पास शक्तियाँ थी। 1935 से जो पहले थी ना उसके बारे में बता देता हूँ। रक्षा के क्षेत्र में गवर्नर जनरल, सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। विदेशी मामलों में, ईसाई मामलों में, जनजातीय मामलों में, भारतीय संचार व्यवस्था में, मुद्रा में, सीमा शुल्क में, सैन्य में, बड़े पैमाने पर वित्तीय मामलों में नियंत्रण, ये सब शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी 1935 से पहले। ठीक है, और उस समय केंद्र के पास क्या शक्तियाँ थी, प्रांत के पास क्या शक्तियाँ थी, प्रांत के पास थी पुलिस थी, न्याय थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, स्थानीय था, कृषि था, सिंचाई था, सहकारी था, पशुपालन था, उद्योग था। ये सारी शक्तियाँ इनके पास थी, केंद्र के पास थी। केंद्र के पास ये सारी शक्तियाँ थी, केंद्र इन सब पे कानून बना सकता था। अब ये बात जरूरी नहीं है कि ये इन पे कोई विटो पावर ऐसा कुछ नहीं लगा सकता या अकेले इन पे प्रांत ही कानून बना सकता। नहीं, इनके पास विटो पावर था, ये इन पे भी इंटरफेयर कर सकते थे। अब देखो ये थी 1935 से पहले की बात। अब है 1935 के बाद की बात। अब देखो 1935 में जो शक्तियाँ बटी थी वो गवर्नर जनरल के पास जो शक्तियाँ थी, उन शक्तियाँ वो अपने पास उन्होंने रखी। रक्षा, विदेशी मामले, ईसाई मामले, धर्म संबंधित मामले, भारतीयों की डाक, संचार व्यवस्था, मुद्रा, सिक्का, बैंकिंग, सीमा, रेलवे, ये सब गवर्नर जनरल की शक्तियाँ, ये गवर्नर जनरल की शक्तियाँ थी, इन्होंने अपने पास रखी। अब जो केंद्र में मंत्री बैठाया था उसको क्या मिला, उसको मिला न्याय, उसको मिला विधि और न्याय, और जो उच्च न्यायालयों के मामलों को छोड़कर उसमें मिला शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, श्रम, संचार और समाज कल्याण, स्थानीय सिंचाई और अन्य कुछ मिले। अब ये क्या करता था, इन प्रांतों पर भी अपना कानून बनाने का इसको अधिकार मिल गया था। भारतीय लोगों को यहाँ पर अधिकार मिल गया था।
1935 से पहले प्रत्येक प्रांत में अलग प्रांतीय मंत्री केवल अपने प्रांत के लिए कानून बना सकता था। ठीक है। 1935 के बाद केंद्र सरकार ने गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्रियों से मिलकर पूरे भारत में सभी प्रांतों पर कानून बना सकते थे। भारतीय मंत्रियों के बनाए कानून सभी प्रांतों पर लागू होंगे। अब इन मंत्रियों ने जो कानून बना दिए ना, वो सभी प्रांतों पर लागू होंगे। पहले तो यहाँ पे तो कोई सीट ही नहीं थी भारतीयों की। ये 1935 में ये व्यवस्था लेके आई थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। प्रांतों की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो मैंने आपको अभी ऊपर एकदम अच्छे तरीके से बताया था, समझाया था। प्रांतों की ये समाप्त कर दी गई, प्रांतीय स्वायत्ता लागू कर दी गई, मंत्रियों को अधिकार दे दिए गए। अब प्रांतों में पहले क्या व्यवस्था थी मैंने अभी बता तो दिया, बट दोबारा से बता देता हूँ। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली थी। अब ये आरक्षित विषय थे और ये हस्तांतरित विषय थे। अब देखो, इन विषयों पर गवर्नर और उनके कार्यकारी परिषद अधिकारी का नियंत्रण होता था और इन विषयों का निर्वाचन भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण था। अब व्यवस्थाएं थोड़ी बदली तो फिर ये केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू गई। मैंने अभी आपको बताया था, केंद्र में 2 भागों में बांट दिया। ये तो गवर्नर जनरल के पास रहा और ये भारतीयों के पास आ गया। ये व्यवस्था क्यों लागू की? अखिल भारतीय संघ का गठन ही नहीं हो सका क्योंकि रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। प्रांतों की स्वायत्ता लागू होने से केंद्रीय प्रतिनिधित्वों की संख्या तय नहीं हो सकी थी। गवर्नर जनरल के पास अत्यधिक शक्तियाँ थी जिसके उत्तरदायी सरकार संभव नहीं थी। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ये अखिल भारतीय संघ। ठीक है। अब 1935 के बाद में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हो गई। सभी विषयों पर प्रांतीय मंत्री को दे दिए गए। गवर्नर केवल संवैधानिक प्रमुख रहा। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रियों के हाथ में ही आ गई। इसे प्रांतीय स्वायत्ता कहा गया। अब ये द्वैत शासन प्रणाली में इसमें एक निम्न सदन था और एक उच्च सदन था। अब निम्न सदन का चुनाव का जो प्रतिनिधि होता था उसको सीधा कौन चुनती थी? उसको चुनती थी सीधा जनता। और जो विधान परिषद का सदस्य होता था उसका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता था। वो किया जाता था ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अब इनमें आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई? अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सीटें निर्धारित की गई। महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व रखा। महिलाओं को भी निर्वाचन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया और अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व रखा। मुस्लिम लीग, ये यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था रखी और अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था रखी। अब सापेक्ष में थोड़ी सी बातें बता देते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, परंतु ये लागू नहीं हुई। ठीक है। 6 प्रांतों में द्वैत शासनीय व्यवस्था की स्थापना की गई और आरक्षण, महिला प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। संघीय शासन की परिकल्पना की गई जिसमें प्रांतों और रियासतों को मिलाना था। विस्तृत प्रशासनिक ढांचों और निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के निर्माण की भूमिका तैयार कर दी। अब है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश भारत के प्रांतों, देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। अब ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों के क्या है कि देखो, ये है ना, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों के प्रांत, तो पूरे संपूर्ण भारत में सीधा शासन नहीं था ब्रिटेन का। अब कुछ प्रांत ऐसे थे जो सीधे भारतीय राजाओं के नियंत्रण में थे, तो उन्होंने एक संघ बनाया। संघ ये बनाया कि भाई जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे जहाँ पर ब्रिटिश का सीधा शासन था, वो प्रांत और देशी प्रांत जो अपनी देशी रियासतें थी, वो उनको मिलाकर एक संघ बनाने की कोशिश की गई। परंतु देशी रियासतों के जो राजा थे ना, उन्होंने संघ में शामिल होने से मना कर दिया। बोले कि हम संघ में शामिल नहीं हो सकते। उनको लगा कि भाई उनको ये लगा कि भाई अपनी तो शक्तियाँ छीन ली जाएगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये अखिल भारतीय संघ का प्रावधान आया था, परंतु ये बना नहीं था। अब देखो, देशी रियासतों में संघ में शामिल होने से इनकार क्यों किया?
वे अपनी आंतरिक संप्रभुता और स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि संघ में शामिल होने पर उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और ये ब्रिटिश भारत के हम अधीन हो जाएंगे। रियासतों अपने विशेषाधिकार, उपाधियों और शासकीय अधिकार बनाए रखना चाहती थी। उन्हें आशंका था कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लागू होने पर उन्हें एक छत्र शासन का अंत हो जाएगा। बोले कि भाई कोई अगर चुनाव करके कोई मंत्री आ जाएगा तो अपना पद तो चला जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे भाई। तो उन्होंने ये सही नहीं सोचा, बोले कि भाई नहीं हम शामिल नहीं होंगे इसमें। अब देखो उस समय कुछ अनुसूचियों का प्रावधान था। संघीय सूची थी जिस पर केंद्र और प्रांत दोनों संविधान का निर्माण करते थे, और कुछ थी प्रांतीय विषय जो 54 विषय थे इसमें, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, और इन पर गवर्नर और प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण था। इनमें देखो पूछ सकते हैं कभी कि 1935 के अधिनियम में जो प्रांतीय सूची थी उसमें कौन कौन से विषय शामिल थे, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आप इनको सबको एक बार देख लेना, पढ़ लेना ढंग से इनको, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, संधि समझौते, विदेशी व्यापार, मुद्रा और सिक्का, रेल मार्ग, ये सब, ये देखो अन्य जनगणना, बीमा, बैंकिंग, सीमा, नौसेना और बंदरगाह, वायु संचालन, ये सब संघीय सूची के विषय थे। इसमें 59 विषय थे। अब इसे प्रांतीय देखो, पुलिस, सार्वजनिक। अब देखो रक्षा और ये सेना जो थी वो थी संघीय सूची का, और जो पुलिस थी ना वो थी प्रांतीय सूची का। तो इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसका ध्यान रखना। जैसे पशुपालन, सिंचाई, शिक्षा और मत्स्य पालन, भूमि, स्टाम्प, दुकानें, बाजार, मेले, सड़कें, पुल, जल आपूर्ति, ये सारी प्रांतीय सूची के विषय थे। अब उसके बाद में थी समवर्ती सूची जो आपराधिक कानून, दंड थे, विवाह और तलाक था, दिवालियापन और ऋणों से, ये सारे उत्तराधिकारी संपत्ति, ये प्रेस मुद्रण, शिक्षा और विद्युत के कुछ मामले। अब ये सारे नहीं पूछेंगे इसमें, जैसे आप मोस्ट ऊपर के 3 4 जैसे ये डाक, रेल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये सब तो केंद्र के अधीन में थे। इनमें 5-7 बातों का ध्यान रखना। अब एक थी अवशिष्ट शक्तियाँ। इस अधिनियम के अनुसार जिन विषयों का उल्लेख उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं किया गया वे सभी अवशिष्ट सूचियाँ थी, इनके गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित थी। इनमें जो चीज़ों का उल्लेख नहीं है ना वो सीधी गवर्नर जनरल के पास थी। अवशिष्ट शक्तियों में शामिल विषयों के उदाहरण नए उत्पन्न विषय, विज्ञान और तकनीकी संबंध के विषय, और उपयुक्त सूचियों में न शामिल हो वो विषय। जो विज्ञान और तकनीकी के जो विषय थे ना, जो उस समय तक नहीं थे, बाद में आगे हो गए। जैसे कि कोई भी मान लेते हैं पर कोई भी ऐसी घटना हो गई जो इन किसी भी सूचना में शामिल नहीं है, जैसे कोई विज्ञान में कोई बढ़िया कोई वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार कर दिया, उसकी क्या प्रतिक्रिया रखनी है, उसके बारे में क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, वो सब संघीय सूची में शामिल कर दिया जाएगा, और या फिर वो सीधा ही गवर्नर जनरल के पास है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान, द्वैत शासन का अंत, प्रांतों में संघीय न्यायालय की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना, वित्तीय प्रावधानों में सुधार, संघीय ढांचे में आधारित शासन व्यवस्था, गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायी, आपातकालीन प्रावधान। महत्वपूर्ण तथ्य: यह अधिनियम 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 3 अप्रैल 1937 को लागू हो गया था। ठीक है, यह अधिनियम भारतीय इतिहास का सबसे विस्तृत और संवैधानिक अधिनियम है। अब ये बात पूछ सकते हैं भाई, इसका थोड़ा ध्यान रखना। यह अधिनियम 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था और ये भारत में लागू हुआ 3 अप्रैल 1937 को, और 1937 में प्रांतीय चुनाव इसी अधिनियम के अंतर्गत करवाए गए थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुए थे 1937 के चुनाव। निष्कर्ष है, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में संवैधानिक शासन की नींव रखी थी। यद्यपि इसमें कई कमियां थी, फिर भी इसे संघीय संरचना, शक्तियों का विभाजन और प्रांतीय स्वायत्ता जैसे प्रावधानों को स्वतंत्र भारत में संविधान में अपनाया गया। अब है भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का अंत। अब देखो 1858 में भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान रखना। 1858 में इसकी स्थापना हुई थी भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो भारत के शासन के संबंधित मामलों में ब्रिटेन के समक्ष सलाह देती थी, और 1935 के अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई। भारत सचिव
को सलाह देने के लिए एक भारत में ही समिति बनाई गई, सलाहकार समिति की संरचना। अब ये सलाहकार समिति क्या थी इसके बारे में बताते हैं। इस समिति में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते थे। इसमें से अधिकतर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित होते थे और कुछ सदस्य भारत या भारत के बाहर विशेषज्ञ भी हो सकते थे। यह समिति अनिवार्य था कि अर्थात भारत सचिव इसकी सलाह के मानने के लिए बाध्य नहीं था। अब है मंत्रिमंडल की स्थिति। भारत सचिव ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य था। वह ब्रिटेन कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी था और भारतीय मामलों में अंतिम निर्णय वही करता था। अब देखो ये हो गया कि ये पहले अपन देखें कि ये भारत परिषद का एक आदमी बैठा था ब्रिटेन में, उसको यहाँ पर भारत में लाके छोड़ दिया और उसका पद का नाम दे दिया भारत सचिव। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, और सारा खुद के हाथ में था उनके। और उन्होंने फिर दिए देखो मताधिकार का विस्तार। इस अधिनियम द्वारा 10 से 14% जनसंख्या को मतदान देने का अधिकार दे दिया गया। मताधिकार संपत्ति, कर, शिक्षा आदि योग्य के आधार पर था। संपूर्ण लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर वोट देने का अधिकार तय किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में अपन देखते हैं, देखो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी प्रावधान के तहत की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? हिल्टन यंग आयोग के आधार पर की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 से ये कार्य प्रारंभ करती है। ठीक है, अब इसकी संरचना है। प्रथम गवर्नर जनरल थे सर ओसबोथ स्मिथ थे। प्रथम डिप्टी गवर्नर जनरल थे केजी अबोगांवकर। ठीक है, और इनका मुख्यालय था कलकत्ता में। अब भी इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यह बैंक भारत की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए स्थापित की गई थी। अब देखो ये है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये है संघीय न्यायालय, ये है फेडरल कोर्ट। 1937 में फेडरल कोर्ट की 1937 में फेडरल कोर्ट इंडिया ऑफ की स्थापना। संघीय न्यायालय 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह भारत की सर्वोच्च न्यायालय संस्था थी सुप्रीम कोर्ट के आने तक। बाद में तो देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। इसके अध्यक्ष थे सर मॉरिस गयावर। सबसे महत्वपूर्ण था इनका मुख्य न्यायाधीश का। इसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती थी। क्षेत्राधिकार संघ और प्रांतों के बीच का विवाद, मौलिक अधिकारों के संबंधित मामलों में अपील आदि। अब फिर था ये महालेखा परीक्षा। भारत में महालेखा परीक्षा के पद का प्रावधान। यह पद गवर्नर जनरल के अधीन था। इसका कार्य केंद्र और प्रांतों में आय व्यय का लेखा परीक्षण करना। और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। यह भारत की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता था। अब इसके बाद में है उड़ीसा प्रांत। यह है पहले यह बिहार उड़ीसा प्रांत का। अब देखो पहले ये टॉपिक रह गया ना। इसमें है वर्मा को अलग किया गया और नए प्रांत बनाए गए। वर्मा वर्तमान जो भारत से अलग कर दिया गया, ये वर्मा 1935 के अधिनियम में भारत से इसको अलग किया गया था। वर्मा का अलग उपनिवेश कॉलोनी का दर्जा दे दिया और 2 नए प्रांत बना दिए। भारत में भी इन्होंने 2 नए प्रांत बना दिए। पहला बनाया था इन्होंने उड़ीसा, दूसरा बनाया था इन्होंने सिंध प्रांत, जो पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और फिर इस सिंध अलग प्रांत बना दिया गया और राजधानी इसकी कराची कर दी गई। प्रशासन इसका गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ये आपसे बात किसी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि सिंध प्रांत पहले कौन सी प्रेसिडेंसी के अधीन था, तो वो मुंबई प्रेसिडेंसी के अधीन था। और उड़ीसा यह पहले बिहार प्रांत का ही हिस्सा था। उड़ीसा को अलग बना दिया गया और राजधानी इसकी कटक कर दी गई। ये बात भी थोड़ी ध्यान में रखना। अब है रेलवे प्राधिकरण। रेलवे को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। इसका कार्य रेलवे प्रशासन, वित्त, निर्माण और संचालन के संबंधित मामलों का प्रावधान किया गया। यह प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन था, परंतु इसे प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, जिनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। ठीक है साथियों। और इसके बाद में अपन देखो ये संघीय लोक सेवा आयोग। यह है एक संपूर्ण भारत के लिए प्रत्येक प्रांत के लिए या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त रूप से थी। अब देखो संघीय लोक सेवा क्या थी।
इसमें एक संवैधानिक निकाय था जिसका गठन लोक सेवा आयोग के व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए किया जाता था। इसमें 3 स्तर थे, बने ऊपर भी, फिर ये आपके लिए दोबारा से ऐड किया ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। इस एक संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब इसका कार्य क्या था? अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS IPS आदि परीक्षाओं के लिए परीक्षाएं करवाना। एक संघीय लोक सेवा आयोग का क्या कार्य था? परीक्षाएं करवाना। कौन कौन सी परीक्षाएं करवाना? IAS और IPS की परीक्षा। अब इसकी सेवाएं देखो, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अखिल भारतीय सेवा, ये 3 परीक्षाएं करवाती थी। अब उसके बाद में है प्रांतीय लोक सेवा आयोग। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का क्या कार्य था? प्रांतीय सेवाओं के उम्मीदवारों का चयन करना, नियुक्ति पदोन्नति के अनुशासनात्मक मामलों में सलाह देना। अब प्रांतीय आयोग के उदाहरण जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, ये सारे प्रांत थे। अब था संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या काम था? 2 या 2 से अधिक प्रांतों में संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती सेवाओं के संबंधित मामलों में सलाह देना। अब जैसे बिहार और उड़ीसा, इनके मामलों में अगर जहाँ पर 2 आगे ना 2 स्थान, तो उन पे कौन काम करेगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग काम करेगा। अब इसके बाद में भारत शासन अधिनियम की कमियां। वास्तविक सत्ता भारतीयों को नहीं मिली। प्रांतीय स्वायत्ता दी गई लेकिन गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार बने रहे। अब कोई किसी कानून बना दिया, जैसे द्वैत शासन प्रणाली जो केंद्र में लागू गई थी, अगर किसी भारतीय मंत्री ने कोई कानून बना दिया, अगर वो ब्रिटिश को लगा कि ये अपने पक्ष में नहीं है, तो ये अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते थे और उस कानून को ख़त्म कर सकते थे। यह मंत्रियों को निर्णय लेने से रोक सकता था, विधेयकों को अस्वीकार कर सकता था और आरक्षित विषयों पर अपने विवेक से कार्य कर सकता था। गवर्नर के विशेष अधिकार, विधेयकों को अस्वीकार कर सकता था, मंत्रियों के निर्णय को रोक सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, आरक्षित विषयों पर नियंत्रण कर सकता था। गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियाँ दे दी गई। रक्षा, विदेश नीति, जनजातीय क्षेत्र, उन पर नियंत्रण था। वह अध्यादेश जारी कर सकता था, बजट और विधेयक को प्रभावित नियंत्रण रखता था। रक्षा के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, इन सब की शक्तियाँ किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को देगी। संघीय व्यवस्था लागू नहीं हुई। देखो, देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो फिर कहाँ से संघीय व्यवस्था लागू होगी? इसलिए अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं है। कारण क्या था? कारण ऊपर भी मैंने बताया था। रियासतों को अपनी स्वतंत्रता खोने और विशेष अधिकार खोने से डर था। वह संघ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। अधिकांश रियासतें ब्रिटिश सरकार से प्राप्त विशेषाधिकार बनाए रखना चाहती थी। जो बाहर की रियासतें थी, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको कुछ विशेषाधिकार दे रखे थे, तो वो उसमें ही खुश थे। वो बोले कि ठीक है भाई, हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं। अब है केंद्र में उत्तरदायी शासन नहीं था। केंद्रीय कार्यपालिका ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थी, भारतीय जनता के प्रति नहीं थी। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। सबसे पहले देखो, ऊपर ब्रिटिश सम्राट, फिर ब्रिटिश संसद, फिर भारत सचिव और फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग निर्वाचन व्यवस्थाएं जारी कर दी। इससे सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय एकता में कमज़ोर हुआ। ऐसा तो होगा तो राष्ट्रीय एकता भाई कमज़ोर होगी। देखो, सबको अलग अलग कर दिया, बोले कि इनकी निर्वाचन प्रणाली अलग है, इनकी निर्वाचन अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। ये तो बहुत ही गलत किया था। अब है मताधिकार सीमित था भाई, 10 से 14%, 86 से 90% लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया। बोले कि वोट देने का भी उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि आपके पास या तो कोई संपत्ति होनी चाहिए या फिर शिक्षा या फिर कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ बाउंडेशन या कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया था। अगर आप उसमें नहीं हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। उसमें इनके क्राइटेरिया में, ब्रिटिश के क्राइटेरिया में 10 से 14% ही लोग आए। अब संविधान निर्माण का अधिकार नहीं था। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। संविधान बनाने पर अधिकार ब्रिटिश संसद ने अपने पास रख लिया। अब देखो क्या है निष्कर्ष। 1935 अधिनियम भारतीयों की वास्तविक स्वशासन देने में असफल रहा। ये तो सीधी सी बात है भाई। वो ब्रिटिश पहले वहाँ ब्रिटेन से शासन करती थी, फिर यहाँ पर एक सचिव का पद बनाया और उस पद के अधीन सारी शक्तियाँ दे दी गई। बस मोटा मोटी अपने हिसाब से तो उन्होंने यही किया। अब इसके देखो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या है। पहले अपन इसके सकारात्मक पक्ष में देख लेते हैं। प्रांतों में भारतीय मंत्रिमंडलों का गठन हुआ और भारतीय नेताओं ने प्रशासन चलाने का अनुभव मिला। भाई इतना काम करेंगे तो प्रशासन चलाने का अनुभव तो मिलेगा ही। और 1937 के चुनावों के बाद कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। जो 1935 में उसमें बात थी ना चुनाव की,
तो वो फिर सरकार 1937 में कांग्रेस की बनी थी। 11 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी। भविष्य में लोकतंत्र शासन की नींव पड़ी। लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे विधानमंडल, चुनाव, मंत्री मंडल, बजट, प्रश्नकाल आदि का विकास हुआ, जिसमें लोकतंत्र व्यवस्था की नींव पड़ी। भारतीयों में राजनीति जागरूकता की भागीदारी बढ़ी। इस अधिनियम के तहत हुए चुनाव और राजनीतिक गतिविधियों में भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना और भागीदारी की भावना और मजबूत हुई। अब देखो नकारात्मक पक्ष इसके क्या, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही रही। सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला। अगर सब धर्मों को अलग अलग बांट दिया तो ये तो होना ही था। भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग को इतना तेज किया। अब किसी को आधा खाना खिला दे और उसको बैठा दे, बोले कि ठीक है बैठ जाओ, तो वो कैसे बैठा रहेगा? वो तो बोलेगा लाओ और लाओ और लाओ। वैसे ही भारतीयों को ये हो गया था कि भाई अब तो हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। कांग्रेस ने इसे अपूर्व और असंतोषजनक माना। कांग्रेस ने इस अधिनियम को अधूरा और असंतोषजनक कहा क्योंकि इसमें भारतीयों की पूर्ण जिम्मेदारी शासन नहीं दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण और हस्तक्षेप की बनी रही। गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास अध्यादेश जारी करने, मंत्रियों के निर्णय रोकने और विधायकों को प्रभावी नियंत्रण करने के विशेष अधिकार बने रहे। संघीय ढांचा भारतीय हितों के प्रतिकूल था। अब देखो इसके स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। अब छोटी सी एक को आपको बात बता देता हूँ। 1937 के चुनाव और कांग्रेस मंत्रिमंडल। 1937 में चुनावों के भारतीय और उत्साहपूर्ण भाग लिया और 11 प्रांतों में सरकार बनाई, और जिससे प्रशासन का अनुभव और जनाधार बढ़ा और पूर्ण स्वराज की मांग पर बल। ये सब मैंने आपको बातें ऊपर बता दी है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे जैसे ही अपडेट आए आपको पता चलता रहे।